आज हम चर्चा करने वाले हैं साइंस 7th क्लास की किताब का सेकंड चैप्टर। आज के चैप्टर में हम चर्चा करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हमने प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया था। इस चैप्टर में हम किस तरीके से एनिमल्स अपने न्यूट्रिशन लेते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आपको याद होगा ऑटोट्रॉफ्स और हीटरोट्रॉफ्स के बारे में जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने पिछले चैप्टर को अच्छे से देखा और उसको रिवाइज भी किया होगा। यहाँ पर हम हीटरोट्रॉफ्स की बात करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था जो सारे एनिमल्स होते हैं, तमाम एनिमल्स को आप हीटरोट्रॉफ्स कहते हैं। यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो परंपरा अनुसार हम ओवरव्यू लेते हैं। ओवरव्यू में देखिए, सबसे पहले आप डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेशन क्या होता है, क्या प्रोसेसेस फॉलोड होते हैं उसमें, वो सारी चीजें, क्या अलग अलग तरीके हैं जिससे तमाम जानवर खाना लेते हैं, किस तरीके से वो इनटेक करते हैं और डाइजेशन होता है, इंसानों में डाइजेशन कैसे होता है, और आप साथ में देखिए जो आपके घास खाने वाले जानवर हैं उनमें डाइजेशन कैसा होता है। अलग अलग प्रोसेस देखने वाले हैं, चाहे ह्यूमंस की बात करें या फिर एनिमल्स की। उसके बाद अमीबा एक पर्टिकुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसके बारे में हम देखेंगे कि ये कैसे अपना फूड कंज्यूम करता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। लेकिन जो आपके एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। इस चीज की हम पिछले चैप्टर में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक बात बताई थी और ये हमने 6th क्लास की किताब में भी डिस्कस किया था। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंज्यूम करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको अभी तक तो याद आ गया होगा। ओमनीवोरस कहते हैं। जो आपके एनिमल न्यूट्रिशन होता है उसमें आप देखने वाले किस तरीके से आपके फूड को इनटेक करने वाले हैं और बॉडी को यूटिलाइज करने वाली है, जो आपकी बॉडी यूटिलाइज करने वाली है, ये पूरी कहानी हम इस किताब में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन क्या है। डाइजेशन यहाँ पर आप देखने वाले हैं कि आप जो फूड ले रहे हैं, जो आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें तमाम तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, सब्सटेंसेस अलग अलग प्रकार के होते हैं। 6th क्लास की हमने किताब में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स और मिनरल्स, ये तमाम तरीके की चीजें आपको खाने में मिल जाएंगी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, इनको आप सीधा यूटिलाइज नहीं कर सकते। आपको इनको यूटिलाइज करने के लिए इनको तोड़ना होगा सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर सब्सटेंसेस के फॉर्म में आप लेंगे ताकि आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए, और उसी प्रोसेस को आप कहते हैं डाइजेशन। मैं आपको एक बुक डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूं। जो आपकी बॉडी में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट हैं या फिर अदर फैट्स एंड प्रोटीन्स हैं, उनको, उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को द बॉडी कैन नॉट यूटिलाइज डायरेक्टली, सो दे आर ब्रोकन डाउन इन सिंपलर सब्सटेंसेस। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर भी वही चीज बताई है कि देखिए ये एक चेन है, चेन को आप समझ सकते हैं, पॉलीमेरिक चेन है। पॉलीमेरिक मतलब मल्टीपल कंपोनेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं। अब इस चेन को आप देखेंगे, यहाँ जब सिंपल कंपोनेंट्स में हमें डिवाइड करना है तो हमने इस चेन को तोड़ दिया। ये जो माला थी हमने इसको तोड़ के मोती मोती अलग कर दिया, इस तरीके से हमने इसको अलग कर दिया। अब ये सिंपल सब्सटेंस आराम से एब्जॉर्ब किया जा सकते हैं। तो हमने डाइजेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो हमने समझ ली। अब हम पढ़ते हैं किस तरीके के प्रकार होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं जहां से आप फूड इनटेक करते हैं, जिससे फूड इनटेक होता है एनिमल्स में। आप देखें जो आपकी बीज हैं या हमिंग बर्ड्स हैं, ये जो नेक्टर है, नेक्टर आप समझते हैं जो मधु है, उसको सक करते हैं, उसको चूसते हैं प्लांट से, और वहां से आपको न्यूट्रिशन प्राप्त होने वाला है। हमिंग बर्ड्स की बात करें, और बीज जो आपकी मधुमक्खी है। साथ में आप देखने वाले हैं जो बच्चे होते हैं, जो ह्यूमंस इंसान के बच्चे होते हैं और जो मैमल्स होते हैं जनरली, वो अपने मदर मिल्क पे फीड करते हैं, जो माँ का दूध होता है उसके ऊपर फीड करते हैं। आप दूसरी तरफ देखें, सांप की बात करें, या फिर आप जो पाइथन है, अजगर सांप होता है, जो वो अपने जानवर को, जो भी वो पकड़ता है, प्रे जिसको हम कहेंगे, जो उसका शिकार होता है, वो उसको निगल जाता है। अब देखिए, एक तरफ हम बात कर रहे थे कि सिंपलर सब्सटेंसेस को हमें सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ तो ये पूरे जानवर को सॉलो कर जा रहा है, निकल जा रहा है। तीसरी जगह हम बात करें तो हम एक्वाटिक एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे फिश या फिर और भी तमाम जो भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, वो पानी के अंदर जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होंगे उनको वो फिल्टर आउट करते हैं, और उनको फिल्टर आउट करके उनको कंज्यूम कर लेते हैं, और उनके ऊपर वो जिंदा रहते हैं, उनसे उनको अपना न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। स्टारफिश बड़ा यूनिक केस है, आपको सुन के बड़ा मजा आएगा। ये क्या करने वाला है, ये जो आपके कैल्शियम कार्बोनेट वाले जो शेल्स होते हैं, जो कड़क कड़क शेल्स होंगे कैल्शियम कार्बोनेट से कवर्ड, उनको ये पहले तोड़ेगा।
तोड़ के एक ओपनिंग बनाएगा, उसमें ओपनिंग बना के स्टारफिश अपना स्टमक बाहर निकालता है और स्टमक बाहर निकालेगा, उसका स्टमक है इसके अंदर खाना चालू करेगा और जब ये खाना खा लेगा तो इसका स्टमक फिर इसके अंदर मशीन बॉडी में फिट हो जाएगा। तो इसका डिटैचेबल स्टमक होता है, जहाँ खाना है वहां पे ये अपना स्टमक ले जाता है, वहां स्टमक खाना कंज्यूम करता है और बाहर आ जाता है। इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है और यहाँ पर देखेंगे आप एक बार में वो खाना भर लेगा और जो डाइजेशन है वो फिर बाद में वो धीरे धीरे चलता जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इंसान की। तो इंसान के डाइजेशन के लिए पहले तो मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा एक एनिमेशन के द्वारा आपको समझाऊं कि क्या चीजें होती है। तो पहले आप समझ लीजिए, आप जब खाना इंटेक करते हैं तो आपका ये ब्यूकल कैविटी के अंदर जाएगा, जो आपके मुंह के अंदर होती है। यहाँ पर आपके सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा सिक्रेट करेंगे, जो आपके मुंह में जो थूक होता है, जो आपका सलाइवा होता है, उस चीज के साथ आपका खाना मिक्स होता है। आगे जाके जब ये खाना मिक्स हो जाएगा तो ये इंजेस्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, डेलिकेट हो जाएगा, तो और छोटा भी हो जाएगा च्यू करने से। तो ये आपका आराम से इस नली के अंदर जाएगा। इस नली को आप कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस से जाके स्टमक में पहुंचने वाला है। स्टमक आपका फ्लैटन यू शेप का है। आप देखिए यू के ऊपर जैसे किसी ने वजन रख दिया, इस तरीके का शेप आपके स्टमक का दिख रहा है आपको। यहाँ पर आपको ऑर्गन्स ध्यान से देखने हैं। ये आपका लिवर है स्टमक के ऊपर की तरफ। उसके बाद आप देखें गॉल ब्लैडर। ये दोनों आपको ऑर्गन्स याद रखने, क्योंकि मैं आगे इनके बारे में चर्चा करूंगा। उसके नीचे स्टमक के नीचे आप देखेंगे पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के नीचे आप देखने वाले स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन, और फाइनली आप बात करने वाले हैं रेक्टम और एनस की। एनस से आप देखने वाले हैं आपका जो बॉडी का वेस्ट है, जो एक्सक्रीटा है, वो बाहर हो जाता है। तो आपकी डाइजेशन की जो कहानी चालू होती है वो ब्यूकल कैविटी से चालू होती है और जो कहानी खत्म होती है वो आपकी एनस पे जाकर खत्म हो जाती है। अब मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूं, हम कोशिश करेंगे एनिमेशन के द्वारा समझें। यहां आप देखिए, यहां हमने खाना मुंह के अंदर लिया और अब ये देखिए ये किस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है। ये ईसोफेगस में जा रहा है, ये आपको अलग से नजर आ रहा होगा। ये सलाइवा के साथ मिलकर ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस से सीधा ये आपके स्टमक के अंदर चला जाएगा। ये देखिए आपके स्टमक के अंदर जाएगा। स्टमक में आपके सिक्रेशंस होंगे, एसिड होगा, फिर बेस होगा, इस तरीके से सिक्रेशंस होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप बस इस लाइन को फॉलो करें, किस तरीके से फूड अंदर जा रहा है। ये आपकी ब्यूकल कैविटी, ब्यूकल कैविटी के बाद आपका फूड ईसोफेगस से जा रहा है और फिर फाइनली ये स्टमक में पहुंच रहा है। स्टमक में पहुंचने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन भी आपको देखने में मिल गए, एनस, रेक्टम और एनस। तो ये आपका पूरा डायग्राम क्लियर हो गया। तो हमने डायग्राम से समझ लिया किस तरीके से आपका ये पूरा प्रोसेस चलने वाला है, क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है। मैंने आपको पूरी लिस्ट, साथ में एक स्कीमेटिक जो आपका एनिमेशन हो सकता है, उससे मैंने आपको ये लिस्ट समझा दी। अब हम बात करें जो डाइजेशन होता है ह्यूमंस में, तो जो सारे तमाम पार्ट्स होते हैं उन सबको इकट्ठा करके आप एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं, या फिर आप उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। ट्रैक्ट मतलब होता है रास्ता, तो आपका डाइजेशन हो रहा है इस पूरे रास्ते में, इसीलिए इसको आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहेंगे। तो आपको ट्रैक्ट का मतलब भी समझ में आ गया। आप देखने वाले हैं जो आपके फूड कंपोनेंट्स हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होने वाले हैं पूरे रास्ते में अपने, जिस तरीके से वो ट्रैवल करेंगे वो डाइजेस्ट होते जाएंगे। जो आपकी इनर वॉल है स्टमक की, उसके अलावा जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं जो कि एसोसिएटेड आपके कनाल से हैं, कनाल से जुड़े हुए हैं, और इनके बारे में हम देखने वाले हैं किस तरीके के अलग अलग जूसेस ये सेक्रेट करने वाले हैं। जूसेस के बारे में हम बात करेंगे, किस तरीके के सेक्रेशंस होते हैं उनमें से। अब ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या होते हैं ये समझना हमारे लिए जरूरी है। तो ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके फूड को तोड़ने में, ब्रेक डाउन करने में, सिंपलर तरीके से उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं आपकी। यहां पर आप देखने वाले हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, और उसके साथ जो ग्लैंड्स उसके साथ जुड़े हुए हैं। ग्लैंड्स में मैंने आपको जैसे बताया लिवर है, आपका गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, इस तरीके से जो भी तमाम ग्लैंड्स उससे जुड़े हुए हैं जो सेक्रीशन करते हैं, उन सबको मिलाकर आप कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, ये जो खाने का रास्ता है आपका पूरा, जो खाना ट्रैवल करता है आपका, उसको एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहेंगे। और जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और जो आपके तमाम ग्लैंड्स हैं जिनसे आपके डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, उन सबको अगर आप जोड़ देंगे तो वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है। अब हमने बात की थी माउथ और ब्यूकल कैविटी, आपको समझा दिया था मैंने एनिमेशन से। यहां पर देखते हैं क्या होता है एक्चुअली माउथ और ब्यूकल कैविटी में क्या होता है। आप देखेंगे जैसे ही आप फूड को इंटेक करते हैं, आप जैसे ही अपने मुंह से खाना खाते हैं,
तो उस प्रोसेस को आप कहेंगे, जैसे वो आपके बॉडी में जा रहा है खाना, उसको आप इंजेशन कहेंगे। इंजेशन, इन से याद रखें, इन मतलब अंदर जाना, तो इन मतलब आपका बॉडी में फूड जा रहा है। अब यहाँ आप देखें, आप जैसे खाना खाते हैं तो आप उसको च्यू करते हैं, आप उसको चबाते हैं, अपने दांतों के द्वारा आप उसको चबा के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। साथ में जो सलाइवा मिक्स हो रहा है वो उसको कहीं ना कहीं एक सेमी सॉलिड रूप में ले आता है। आपने दांत के बारे में समझा होगा, जो आपके दांत हैं वो जो टूथ है वो अलग अलग सेपरेटली सॉकेट में फंसे हुए हैं। आपने देखा होगा जो दांत है वो इंडिविजुअली फंसे हुए होते हैं, इस तरीके से ये बना है, तो यहाँ पर आपके दांत इस तरीके से फंसे होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो दांत है उनकी अपीयरेंस एक जैसी नहीं रहती, ना तो वो एक जैसे दिखते हैं, ना उनका जो फंक्शन है या उनका जो पर्पस है वो एक जैसा है। इनके फंक्शन एक नहीं है, साथ में इनके अपीयरेंस भी एक नहीं है, और फाइनली इसी वजह से इनके नाम भी एक नहीं है। आपको इन नामों पे ध्यान देने की जरूरत है। किताब में एक एक्टिविटी दी गई है, उसमें जो भी स्टूडेंट है उससे कहा जाता है कि आप अपने हाथों से कोशिश करें अपने दांत गिनना और दांतों का स्ट्रक्चर समझना। तो हम शुरू करते हैं, हम भी उसी एक्टिविटी को फॉलो करते हैं। सबसे पीछे के जो दांत होते हैं, जिनको आप दाढ़ कहते हैं, अकल की दाढ़ कहते हैं, कभी हम कहते हैं अरे इसकी अकल की दाढ़ आ गई, ये सारी बातें करते हैं। ये जो सबसे पीछे के दांत हैं, चार, दो इस तरफ दो इस तरफ, इनको आप कहेंगे क्या? इनको आप कहेंगे मोलर्स, MOLAR, ये आप मोलर्स कहेंगे। इसके और इस तरफ आ जाएंगे आप, तो जो आपके मोलर्स के बाद होते हैं, इस तरफ आप देखिए, चार के बाद ये वाले जो है, ये जो आपके हैं ये आपके प्री मोलर्स हो जाएंगे। तो मैंने आपसे बात की, ये देखिए, एक मोलर, दो मोलर, तीन मोलर, और उसी तरीके से तीन यहाँ पर, तो एक नीचे की तरफ 6 है, ऊपर की तरफ भी 6 होंगे। उसके बाद आप देखने वाले जो आपके प्री मोलर हैं वो आपके हो गए 1 2, मोलर के पहले आ रहे हैं इसीलिए इनको प्री मोलर कहेंगे। उसके बाद आप देखने वाले कनाइन, कनाइन आपके रहेंगे 2, और फाइनली जो इंसिसर रहने वाले हैं ये रहेंगे 4। अब इनके नाम अलग हैं, इनके बारे में हम समझते हैं इनके काम कैसे। तो सबसे पहले जो आगे के दांत होते हैं जिनको आप इंसिसर कहते हैं, वो 4 नीचे होंगे और 4 ऊपर होंगे। साथ में जो कैनाइन है वो आप देखने वाले 2 नीचे होंगे 2 ऊपर होंगे। 8 आपके प्री मोलर्स होने वाले हैं, जिसमें से 4 ऊपर 4 नीचे, और 12 आपके मोलर्स होने वाले हैं, जो मैंने बताया 6 नीचे और 6 ऊपर। इनके अलग अलग काम होंगे। जो आपके आगे के इंसिसर हैं वो फाड़ने के काम आएंगे, जो आपके ये कैनाइन है ये आपको गड़ाने के, चुभाने के, चीरने के काम आएंगे। साथ में पीछे के जो आपके मोलर्स और प्री मोलर्स हैं, इनका बेसिक काम है च्यूइंग करना, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना। अब आपको याद होगा बचपन में जब आपका दांत टूटता था तो कोई कहता था परी ले गई, कोई कहता था कि चूहा ले गया, इस तरीके की बातें होती थी। अब यहां से आपको याद आएगा कि जब बचपन में आपके दांत टूट रहे थे, वो आपके 6 से 8 साल तक टूटते हैं। उसके बाद आपके, जिनको आप दूध के दांत कहते हैं, आपने सुना होगा अरे उसके दूध के दांत टूट रहे हैं इसीलिए उसको दर्द हो रहा है, इस तरीके की बातें होती थी। तो वहां पर आप देखने वाले हैं जो दूध के दांत टूटते हैं उसके बाद आपके परमानेंट टीथ आते हैं जो दूध के दांतों को रिप्लेस कर देते हैं, और ये जो आपके परमानेंट टीथ आते हैं वो लंबे समय तक आपके आजीवन चलने वाले हैं। बुढ़ापे में गिर सकते हैं अगर आपको कोई डेंटल डिजीज हो जाए तो इसके अलावा हमें समझ में आ गया, दूध के दांत होते हैं वो गिर जाते हैं 6 से 8 साल की उम्र में, और फिर हमारे परमानेंट दांत आने लगते हैं। साथ में हमने दांतों के बारे में पढ़ा कि इंसिसर होते हैं, कैनाइन होते हैं, फिर उसके बाद आपके प्री मोलर्स होते हैं और मोलर्स होते हैं। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे जबान के बारे में। तो जबान की खासियत आप देखिए कि जबान का काम है स्वाद जानना। ये काफी स्ट्रॉन्ग मसल होता है और इसका डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जो आप देखने वाले आपका सलाइवरी ग्लैंड है, उसमें जो भी सिक्रेशन होता है सलाइवा का, उसको मिक्स करने का काम भी टंग का होता है। टंग काफी इंपॉर्टेंट आपका मस्कुलर ऑर्गन। यहाँ पर देखेंगे फिगर में हमें दिया है अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग सेंसेस होते हैं टेस्ट के। जैसे ऊपर की तरफ आपका बिटर टेस्ट का सेंसर होगा, तो अगर आप करेला खा रहे हैं, बिटर गार्ड कहते हैं जिसको अंग्रेजी में, अगर आप बिटर गार्ड या करेला खा रहे हैं तो आपको यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये कड़वा है। अगर आप कुछ सार, कुछ खट्टा खा रहे हैं, मान के चलिए आप अचार खा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा यहाँ से लेफ्ट एंड राइट कॉर्नर्स में आपको सेंसर्स है टेस्ट सेंस करने के, वो भी सार, कोई भी खट्टी चीज के लिए, सॉल्टी कोई नमकीन चीज के लिए आगे की तरफ आपको देखेंगे, और सबसे आगे जो आपका सेंसर है या फिर आपका जो टेस्ट सेंसर है, टेस्ट बड है, वो आपकी स्वीट है। तो इस तरीके से जबान के अलग अलग हिस्से अलग अलग टेस्ट के हिसाब से बटे होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है इसका। जो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स है जो स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, उसमें आपकी जो टंग है वो बार बार खाने को रोटेट करती है। आपकी जो टीथ हैं वो उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। ये सारी चीजें होती है। और इसके बाद आप देखने वाले टंग का जो ऑल डायरेक्शनल मूवमेंट है,
ये जो वॉशिंग मशीन जैसा सिस्टम चलता है, आपकी जबान उसको घुमा रही है और जो आपके टीथ है उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। इससे आपका जो फूड है वो सेमी सॉलिड स्टेट में आ जाता है। और ये आपका जो सेमी सॉलिड है, ये आपको कहीं ना कहीं सॉलो करने में आपको आसानी होगी। आप याद करिए कि आप सूखी रोटी खा सकते हैं, क्या आप सूखी ब्रेड खा सकते हैं? अगर आप सूखी रोटी या सूखी ब्रेड खाते हैं तो आपके गले में वो फंस जाती है, आपको सॉलो करने में, उसको गुटकने में काफी तकलीफ होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि आपका जो फूड है वो ड्राई स्टेट में है। आपने अगर उसको अच्छे से च्यू नहीं किया तो वो सेमी सॉलिड स्टेट में नहीं आएगा, तो वो सॉलो करने में आपको प्रॉब्लम होगी। हमने टेस्ट बड्स डिस्कस कर लिया, अलग अलग जो साइड्स होंगी, अलग अलग एरियाज ऑफ टंग के में इस तरीके के टेस्ट बड्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं अलग अलग टेस्ट। अब हम बात करते हैं स्वीट टूथ या फिर टूथ डिके के बारे में। तो ये दांत कैसे सड़ जाते हैं और दांत में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आप समझिए, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपका जो मेजर पोर्शन था जो खाने का, वो तो आपका पेट के अंदर चला गया, लेकिन जो बचा कुछ आपके दांतों के आसपास फंसा होता है, उसको जो आसपास बैक्टीरियाज होते हैं वो और ज्यादा उसको डाइजेस्ट करते हैं वहीं पे। और यहां से जो एसिड जनरेट होता है, जो एसिड बनेगा आपका दांतों में, वो एसिड क्या करने वाला है, आपके दांतों को खराब करने वाला है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम खाना खाने के बाद और या फिर सोने के पहले हम ब्रश करके सोए। इस तरीके की जो आदतें होती हैं उससे आपकी जो दांतों की लाइफ वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लाइफ जो है उसकी दांतों की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ में जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, एक बार ये अलग हो गए और जो आपकी दांतों में जो फंसा हुआ खाना है वो अलग हो गया, तो आपके दांतों में जो डिके होता है या फिर जिसको आप स्वीट टूथ कहते हैं या फिर जो आपका टूथ डिके होता है, उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। साथ में आप देखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे आपकी शुगर है या चॉकलेट है, ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन बन जाते हैं आपके दांत सड़ने में। इस दांत सड़ने के केस में क्या होगा, पहले तो आपका दांत जो है वो हल्का सा सड़ेगा, उसके अंदर हल्का सा इस तरीके का गैप बन जाएगा। फ्यूचर में और ज्यादा सड़ेगा तो इस तरीके से हो जाएगा, और उसके बाद शायद आपको अपना दांत खोना पड़े। फिर उसके बाद आपको नकली दांत लगाकर घूमना पड़ेगा अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे उस चीज का। तो इसीलिए आज से हर हर दिन रात को ब्रश करके सोए। अब हम बात करते हैं टूथ डिके की। मैंने बात की, पूरी कहानी मैंने समझा दी आपको। अब हम बात करते हैं एक और बात की कि आप जब जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो क्या होता है। आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो आपने पिक्चरों में देखा होगा, खांसी आती है, एकदम से मम्मी आएगी और पीछे पीट के हाथ फेरने लगेंगी, अरे बेटा क्या हो गया। या फिर आपको हिचकियां आने लगेंगी, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपके गर्दन में कुछ अड़ रहा है, कुछ फंस रहा है, चोकिंग सेंसेशन होगा। ये सारी चीजें जो है वो इसीलिए हो रही क्योंकि जो आपका खाना है जल्दबाजी में खाने की वजह से वो आपका विंड पाइप में चला गया। ये आपको समझ में आना चाहिए। जाना था उसको कहाँ, फूड पाइप, और पहुंच गया वो विंड पाइप। जाना था जापान, पहुंच गया चीन। ये वाली चीज होने वाली। यहाँ पर आप देखने वाले हैं विंड पाइप और फूड पाइप जो है वो पड़ोसी हैं, आस पास हैं। तो गलती से जो खाना यहाँ जाना था मिस्टर विंड पाइप के यहाँ पहुंच जाता है, लेकिन उसको जाना था मिस्टर फूड पाइप के यहाँ पे। तो यहाँ पर जो पड़ोसी हैं इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, उससे आपको हल्का सा कफ आने लगेगा, या फिर आपको खांसी आएगी, या फिर आपको हिचकियां आने लगेंगी, या फिर चोकिंग सेंसेशन होगा। अब हम बात करें जो थ्रोट है, थ्रोट को कैसे पता चलता है ये खाना है ये हवा है, हम कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हमारे जो थ्रोट है वहां पर एक मैकेनिज्म है जो फ्लैप वॉल मैकेनिज्म जैसा है। फ्लैप वॉल में क्या होता है, जब खाना जाता है तो आपकी जो विंड पाइप वाली जगह है वो ढक जाती है और खाना जाता है। आप समझ रहे बात को। और जब आपका विंड जा रही है तो वो वाला फ्लैप खुला रहता है। तो इस तरीके से आपका जो पैसेज है उसको मेंटेन किया जाता है और आपके फूड को गाइड किया जाएगा कि वो सीधा आपका फूड पाइप में जाए, ना कि विंड पाइप में चला जाए। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आना चाहिए। फूड पाइप और विंड पाइप जो पड़ोसी हैं, तो सही जगह सही चीज जाए इसके लिए क्या मैकेनिज्म होता है। अब हमने फूड पाइप की बात, मैंने आपको दिखाया था अच्छा खासा एनिमेशन में किस तरीके से फूड पाइप होता है। फूड पाइप में हम बात करें, हमने सलाइवा की बात कर ली, सलाइवरी ग्लैंड्स की बात कर ली, माउथ की बात कर ली, टीथ की बात कर ली। अब हम बात करेंगे खाना किस तरीके से ईसोफेगस में आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए आपका माउथ से जब खाना नीचे आने वाला है ईसोफेगस की तरफ बढ़ने वाला है और फाइनली ईसोफेगस से स्टमक में एंटर करेगा। यहां तक हमें पता होना चाहिए। और जो एलिमेंट्री कैनाल है, यहां पर आप देखने वाले हैं खाना जो है आपका वो पुश किया जाएगा, धीरे धीरे उसका पुशिंग मोशन होगा खाने में। इसकी वजह से आप देखने वाले शुरू से वो माउथ से लेकर फाइनली आपका एनस तक इसी तरीके का मोशन चलने वाला है। कभी कभी आप देखते होंगे आपको उल्टी आ जाती है। वो क्यों आ जाती है, अगर आपका जो फूड है, जो आपने फूड इनटेक किया है, उसको अगर आपका स्टमक नहीं एब्जॉर्ब करेगा या फिर नहीं परमिट करेगा या फिर नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो उसको आपका स्टमक बाहर थ्रो आउट करेगा और बाहर जब वो फेंकेगा तो वो आपके लिए कहलाएगी वॉमिटिंग। तो आपको जब उल्टी होती है तो वो उसकी वजह ये है कि आपका जो स्टमक है वो उस खाने को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो उस खाने को नहीं अपना रहा है।
तो हमने यहाँ तक बात कर ली आपसे माउथ की, साथ में हमने इसोफेगस की भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं स्टमक की, जो मैंने बताया एक यू शेप का फ्लैट यू जैसा है, वैसा दिखता है। खासियत इसकी यह है कि इस पे काफी थिक वॉल होती है, काफी मोटी चमड़ी का होता है। साथ में आप देखने वाले हैं ये जे, फ्लैटेंड जे या फ्लैटेंड यू की तरह दिखता है, और ये वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। मतलब एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ज्यादा चौड़ा जो हिस्सा होने वाला है वो आपका स्टमक होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे आप खाना जो है वो रिसीव करने वाले इसोफेगस से सीधा स्टमक में पहुंचने वाला है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और जो स्टमक से ये डायरेक्टली पहुंचेगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आगे की चेन भी क्लियर होनी चाहिए, इसोफेगस से स्टमक और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन। आप देखने वाले हैं जो आपकी इनर लाइनिंग है स्टमक की, वो सेक्रेट करने वाली है म्यूकस मेम्ब्रेन, और जब वो म्यूकस सेक्रेट करने वाली है, और जो म्यूकस सेक्रेट होगा तो उसके बाद आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरे डाइजेस्टिव जूसेस स्टमक में आ जाएंगे, सेक्रेट हो जाएंगे। याद करिए मैंने एनिमेशन में इस तरीके से एकदम से एक फव्वारे जैसा आपको स्टमक में दिखा होगा, वो यही सेक्रेशन है, वो ये डाइजेस्टिव जूसेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब आप ये सोचिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो भी काफी कंसंट्रेटेड आपके पेट में चल रहा है। आपने बचपन में लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, उसमें आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि सर एसिड तो जला देता है, आप पेट में एसिड रखें तो पेट में तो छेद हो जाता। पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो वो इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो स्टमक पर एक लाइनिंग जनरेट कर देती है, और जनरेट करने की वजह से वो लाइनिंग आपका जो HCl है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता है स्टमक के। और अगर कभी ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आने लगता है, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन अच्छे से काम नहीं करती है, तब उस बीमारी को आप कहते हैं स्टमक अल्सर। याद है आपको? स्टमक अल्सर कहते हैं, लोग कहते हैं कि मेरे पेट में छाले हो गए। तो वो पेट में छाले कैसे होंगे? जब कोई चीज जलाएगी तो उनका म्यूकस मेम्ब्रेन बढ़िया तरीके से काम नहीं करता, म्यूकस लाइन जो बनती है वो अच्छे से नहीं बनती, जिसके कारण उनको पेट में छाले हो जाते हैं। अब आप देखें जो एसिड है, तो एसिड का क्या काम है? एसिड आपके म्यूकस मेम्ब्रेन ने लाइनिंग बना ली, उसके बाद जो एसिड है उसको आपने रिलीज किया, तो एसिड क्या काम करने वाला है? तो जो बैक्टीरियाज हैं आपके खाने में उसको सबसे पहले एसिड मार देगा। उसके बाद आप देखने वाले हैं एसिडिक मीडियम में कुछ आपके डाइजेस्टिव जूसेस काम में आएंगे, और यहां से आप देखने वाले हैं जो आपका प्रोटीन है, जो आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स मैंने बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, उसमें से जो प्रोटीन है आपके फूड में उसको तोड़ने का, उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम करेगा। कौन करेगा? आपके एसिड करने वाले हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन बनाने के बाद आता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया? प्रोटीन ब्रेक डाउन करने का काम आपका एसिड करने वाला है, या फिर एसिड मीडियम में आपके डाइजेस्टिव जूसेस जो चलने वाले हैं वो करने वाले हैं। तो हम यहां तक बात कर चुके हैं माउथ, माउथ से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, और स्टमक से मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो बड़ी मजेदार बात है, आप समझ लीजिए 7.5 मीटर का आपका 7.5 मीटर लंबा कॉइल जैसा, कॉइल आप समझते हैं ऐसे कॉइलिंग करके वो रख दिया है, उस तरीके का आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। 7.5 मीटर आप समझ जाइए, 1 मीटर में लगभग 3.33 के आसपास फीट्स होते हैं, तो ये 7.5 मीटर कितनी बड़ी रस्सी है आपके पेट के अंदर, और आपको पता भी नहीं। अब आप देखने वाले जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो तमाम नाना प्रकार के सिक्रीशंस जो आपके लिवर से होने वाले, लिवर सिक्रीट करेगा बाइल जूस, पेनक्रियास सिक्रीट करेंगी पेनक्रियाटिक जूस, इस तरीके के अलग अलग सिक्रीशंस आने वाले हैं, और यहां पर उन सबका मिलन होने वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके साथ आप देखेंगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी कुछ जूसेस को सेक्रेट करेगा, उसकी वॉल से भी आपको कुछ जूसेस प्राप्त होंगे। अब यहां पर आप देखने वाले जो आपका डाइजेशन है, इंटेस्टाइनल डाइजेशन लगभग यहां पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर डाइजेशन का काम खत्म हो जाएगा, और जो भी कंपोनेंट्स आपके फूड में है वो सब एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। आप देखने वाले यहां पर हमने प्रोटीन तो पहले डाइजेस्ट कर लिया था स्टमक में, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाएगा, इसको तोड़ के आप शुगर बना देंगे, और ये जो है ग्लूकोज के फॉर्म में ऑब्जर्व की जाएगी। और ग्लूकोज जो है वो हमने पहले भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, फिर से मैं बता दूं C6H12O6 इस फॉर्मेट में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बॉडी में। जो आपका फैट्स है उसको फैटी एसिड में या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और जो आपके प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फाइनली ये जो सिंपल शेप या फिर आपका जो सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल सब्सटेंसेस कन्वर्ट हो गए हैं, उनको बॉडी आपकी एब्जॉर्ब कर लेगी। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारी बॉडी के सबसे बड़े ऑर्गन की, जिसका नाम है लिवर। लिवर जो है वो ब्राउन कलर का होता है, और आपसे जब भी आपको पीलिया होता है, जब आपको जॉन्डिस होता है, तो आपको ये बताया जाता है कि आपका जो लिवर है वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, और अगर ये चीज बढ़ जाती है तो आपका लिवर डैमेज होने की भी पॉसिबिलिटी होती है। अब यहां आप देखिए
ये रेडिश ब्राउन कलर का एक ग्लैंड है जो कि आपको मैंने बताया कि स्टमक के ऊपरी तरफ आपको दिखने वाला है। यहाँ पर लिवर होगा, उससे साथ ही जुड़ा होगा आपका गॉल ब्लैडर। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। गॉल ब्लैडर के अंदर ही बाइल जूस भरा होता है। अब आप देखें जो लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी बॉडी में वो लिवर है, और ये जो है ये बाइल जूस सिक्रीट करने का काम करता है। और बाइल जूस जो है वो लिवर में नहीं होता, वो होता है आपका बाइल जूस होगा आपका गॉल ब्लैडर में, वहां से सिक्रेट होगा। और ये जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फैट को ग्लिसरॉल एज वेल एज फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करने के लिए। साथ में नीचे आप देखिए पेनक्रियास, पेनक्रियास से आपके पेनक्रियाटिक जूसेस निकलने वाले हैं, ये सब हमने बात कर ली थी। ये जो कनेक्शन है आपका स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन को जाता है उसको आप कहते हैं डिओडेनम। ये जो नली है, जो पाइप कनेक्शन है, ये आपका डिओडेनम है। अब हम बात करें पेनक्रियास की, तो मैंने आपके लोकेशन पहले ही पुरानी डायग्राम में मैंने कहा था, ध्यान दे दें। तो आप देखिए स्टमक के नीचे रहने वाली पेनक्रियास, और ऊपर आपने लिवर देख ही लिया है और गॉल ब्लैडर देख लिया है। पेनक्रियास जो है वो लार्ज क्रीम कलर की होती है। क्रीम कलर आप समझ गए, हल्का सा क्रीमिश कलर होगा उनका। और ये जो है आपके स्टमक के नीचे आपको एक ग्लैंड मिलने वाला है। पेनक्रियास से आपका पेनक्रियाटिक जूस निकलेगा जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सब के ऊपर अपना एक्शन करेगा और सारे खाने में जो ये कंपोनेंट्स हैं इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। आप देखें तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल एज वेल एज आप देखने वाले हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देगा, जो कि आपकी शुगर या ग्लूकोज होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या क्या आपके डाइजेस्टिव जूसेस निकाल रहे हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स आपके सिक्रीट कर रहे हैं डाइजेस्टिव जूसेस। अब आप देखेंगे किस तरीके से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब होने वाले हैं आपके जूसेस। तो डाइजेशन जो होने वाला है, आपका जो फूड है जो डाइजेस्ट हो गया है वो ब्लड वेसल्स के आसपास से निकलेगा। जो ब्लड वेसल्स है उनमें से निकलने वाला है, और यहाँ पर आप देखने वाले हैं जो आपकी इंटेस्टाइन की वॉल्स है वहां से एब्सॉर्ब होने वाला है। और कैसे होने वाला है हम पढ़ते हैं। ये जो एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस है इसको आप एब्सॉर्प्शन ही कहते हैं। एब्सॉर्ब हो रहा है यहाँ पर आपका जो भी मटेरियल है फूड में, जो भी डाइजेस्टिव सब्सटेंस है। जो आपकी इनर वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। आप देखेंगे ऐसे उंगली और हेयर जैसे, मतलब ऐसे उंगलियों जैसे होते हैं, इस तरीके से जैसे फिंगर्स होते हैं उस तरीके के ऐसा निकले होंगे। और ये जो है इस तरीके से निकले होते हैं। यहाँ से जैसे आपका फूड पास होता है तो ये जो विलय है, विली कहेंगे आप इसको, तो ये विलीज जो है या विलस सिंगुलर में, ये आपके फूड में से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। साथ में ये कहीं ना कहीं जो सरफेस एरिया है एब्सॉर्प्शन का उसको भी बढ़ा देते हैं, जिससे आपको बेटर डाइजेशन मिले और जो फूड है उसमें से आप मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाए। यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो आपका विलय है वो पतले पतले थिन नेटवर्क्स है जिसमें ब्लड वेसल्स आपको मिलने वाले हैं, और जो ब्लड वेसल्स हैं यही आपके सरफेस पे जो रहने वाले हैं यही एब्जॉर्प्शन का काम करने वाले हैं। जैसे ही आपका विलय एब्जॉर्ब कर लेगा उसके बाद जो आपका खाना है उसको आप फर्दर कहाँ पहुंचा देंगे, उसको आप लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचाने वाले हैं। जो आपका एब्सॉर्प्शन हो रहा है इन सब्सटेंसेस का, जो भी ट्रांसपोर्टेड हो रहे हैं आपके ब्लड से, जैसे ही इन सब्सटेंसेस को आप एब्जॉर्ब करके आगे ब्लड स्ट्रीम में डालने वाले हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, फिर बाद में ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो जो एनर्जी चाहिए ऑर्गन्स को और जो भी तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, वो सारी पूरी की जाएंगी आपकी बॉडी की। और ये जो प्रोसेस है, आपके जो भी सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लिया, ब्लड वेसल्स में उसको इनटेक कर दिया, अलग अलग ऑर्गन्स को बांट दिया, उस सब प्रोसेस को आप एसिमिलेशन कहते हैं। तो हम यहाँ इंजेक्शन पढ़ चुके हैं, फिर हम एब्सॉर्प्शन पढ़ चुके हैं, अब हमने एसिमिलेशन भी देख लिया। एक और बात आप देखें, जो आपका सेल होता है उसमें आप देखने वाले हैं जो ग्लूकोज है वो टूटता है, ग्लूकोज को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है C6H12O6, इसमें आपको समझ में आएगा कि ग्लूकोज को तोड़ के ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग और कार्बन अलग, इस तरीके से कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये करेंगे तो आपकी एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो आपको काम करने में मदद करती है। जो कुछ फूड आपका अनडाइजेस्टेड है, कुछ अपच हुआ या जो पचा नहीं है खाना वो, या फिर अनअब्जॉर्ब जो फूड है वो आपका एंटर करने वाला है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो तीसरे चरण में आएगा आपके मेजर ऑर्गन्स में, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये काफी वाइड होता है, काफी चौड़ा होता है, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो कम होती है, 1.5 मीटर होता है। याद करिए स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी थी, तो यहां से आपको कोरिलेशन मिलना चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ नाम के लिए छोटा है, लंबाई तो उसकी बताइए आप स्मॉल इंटेस्टाइन से कितनी ज्यादा है, कम से कम 5 गुना बड़ा होगा ये लेंथ वाइज, लेकिन ये वाइड होता है इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कह रहे हैं। इसका फंक्शन क्या है, आप देखिए जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करना, कुछ सॉल्ट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेना, ये सारा काम होने वाला है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे ये सारा एब्जॉर्ब करने का काम होने वाला है। उसके बाद जो आपका
बचा कुचा वेस्ट होगा वो आपका रेक्टम में पास हो जाएगा, और रेक्टम से उसको फाइनली सेमी सॉलिड फॉर्म में जब जो होगा ये, इसको आप कहेंगे सेमी सॉलिड फीसिस। ये फाइनली आप देखने वाले हैं आपकी बॉडी से एनएस के थ्रू समय रहते टाइम टू टाइम वो बाहर निकलता जाएगा, और उस प्रोसेस को आप कहते हैं इजेशन। तो हमने क्या क्या समझ लिया यहाँ पर? इंजेशन समझ लिया, एब्सॉर्प्शन समझ लिया, एसिमिलेशन समझ लिया, और इजेशन समझ लिया। इस तरीके से आपका पूरा डाइजेशन चलता है ह्यूमंस में। एक बड़ी नायाब बात यह है कि 1822 में पता चला था कि आपका स्टमक किस तरीके से काम करता है। यहां पर ये जो डिस्कवरी है वो कैसे हुई? एक आदमी था, उसका नाम था एलेक्स सेंट मार्टिन, जिसको शॉटगन से, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी, ये संजय दत्त अपनी पिक्चरों में काफी दिखाता है, शॉटगन होती है वो इस तरीके से दिखती है, मतलब ये कुछ इस तरीके से दिखेगी शॉटगन। तो शॉटगन वो लेके घूमता रहता है, तो वो उसको शॉटगन लग जाती है आपके एलेक्स सेंट मार्टिन को। एलेक्स सेंट मार्टिन को जैसी शॉटगन लगती है, शॉटगन से उसका जो पेट है उसमें छेद हो जाता है, जो स्टमक की वॉल है उसमें होल हो जाता है। वहां पर उसको एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जो आर्मी के डॉक्टर थे, आर्मी के जो अमेरिकन डॉक्टर थे उनका नाम था विलियम वोमोंट। तो विलियम वोमोंट क्या करते हैं, इस पेशेंट को तो बचा लेते हैं, लेकिन इसका जो घाव था उसको पूरा नहीं सिलते हैं, लेकिन उसको इतने से घाव में से ऑब्जर्व करते हैं कि ये चीज क्या है और इसका कैसा मैकेनिज्म। विलियम ये पाते हैं कि आपका जो स्टमक है वो खाने को चर्न कर रहा है, चर्न कर रहा है मतलब घुमा रहा है, इस तरीके से धीरे धीरे घूम रहा है खाना। उसके साथ ये देखते हैं कि बहुत सारे फ्लूइड्स हैं जो खाने में आपको दिखने वाले हैं, खाने में सिक्रीट हुए जा रहे हैं और जो डाइजेशन में आपको हेल्प कर रहे हैं। ये सारे ऑब्जर्वेशंस विलियम करते हैं, विलियम वोमोंट करते हैं, और यहां से उनको पता चलता है कि स्टमक का क्या काम है। और एक और बात पता चलती, जो आपका स्टमक है वो एक ओपनिंग के द्वारा आपके इंटेस्टाइन में खुलता है, ये भी उनको पता चलता है। किस तरीके से स्टमक से डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट फेज ऑफ डाइजेशन होगा वो इंटेस्टाइन में होगा। तो ये कहानी हमें याद रखनी है 1822 की, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करें जानवर की, एनिमल्स की, तो किस तरीके से डाइजेशन होता है ग्रास ईटिंग एनिमल्स में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपकी गाय भैंस होती है वो फटाफट फटाफट ढेर सारा घास खा लेती। ढेर सारा घास तो इन्हें खा लिया, लेकिन अगर ये ढेर सारा घास खा रहे हैं उसके बाद ये चबाते कब है, इनको डाइजेशन कब होता है और न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं, इन सब की बात करते हैं। तो ये जो एकदम से बहुत सारा घास खा लेते हैं ना, ये जो घास खा रहे हैं ये इनका एक पर्टिकुलर पार्ट होता है इनके पेट में, उसको कहते हैं र्यूमन। उस र्यूमन में जाके सेव हो जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, र्यूमन यहाँ पर जाके ये सेव हो जाएगा। और ये जो आपका फूड है ये पार्शियली डाइजेस्टेड है, बस उन्हें खा लिया, थोड़ा सा ही डाइजेस्ट हुआ है, और इसको आप कहते हैं कड, CUD कड कहेंगे। बाद में आप देखेंगे जानवर बैठते हैं और इस तरीके से मुंह चलाते रहते हैं, आप कभी भी उनका मुंह रुका हुआ नहीं देखेंगे, हमेशा उनका मुंह चलता रहता है। अच्छा वो बोलते नहीं है, नहीं तो बोलते तो पता नहीं क्या हाल होता है। आप देखिए हमेशा उनका मुंह चलता रहेगा, चाहे भैंस की बात करें, जानवर की, गाय की बात करें, ये हमेशा चबाते रहते हैं, और ये जो खाना इनके र्यूमन में है उसको ये अपने माउथ में वापस लाते हैं, और यहाँ पर ये छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे लम्प्स में ये चबाते रहेंगे। और ये जो प्रोसेस होता है इसको आप कहते हैं र्यूमिनेशन या फिर र्यूमिनेशन। और इसीलिए र्यूमिनेशन करने वाले जो जानवर हैं उनका नाम पड़ गया र्यूमिनेंट्स। तो आपको क्लियर हो गया यहाँ से, पहले तो र्यूमन में इन्हें खाना सेव कर लिया बहुत सारा इकट्ठा खा के, तो वो जो खाना है वो पार्शियली डाइजेस्टेड है। अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए बैठेंगे और बैठ के चबाते रहेंगे, चबाते रहेंगे, उस प्रोसेस को आप कहेंगे र्यूमिनेशन। और जो र्यूमिनेशन कर रहे हैं उन ऑर्गेनिज्म या उन एनिमल को आप र्यूमिनेंट कहेंगे। तो इसका भी हम एक एनिमेशन देख लें ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरीके से प्रोसेस होता है। यहाँ पर देखिए र्यूमिनेशन की हम बात कर रहे थे, र्यूमिनेशन क्या है वो मैंने आपको समझाया। ये जो जानवर है इसको ध्यान से आप देखिए, कहाँ ये आपको र्यूमन दिख रहा होगा, ये आपका र्यूमन है। यहाँ पर इस एरिया में आपका ढेर सारा खाना एक बार में इकट्ठा कर लिया जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा, इकट्ठा कर लिया जाएगा ढेर सारा खाना, ये भरता जा रहा है र्यूमन आपका। बाद में इसको रिटर्न में छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे लम्प्स में माउथ पे ले आया जाएगा और माउथ में इसको लाकर चबाया जाएगा रेगुलर बेसिस पे। और जब ये चबाने का काम होता है, इसको जो कड को चूइंग करते हैं, तब आप इसको कहते हैं र्यूमिनेशन। तो यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए, जो आपका कड है उसको आप च्यू कर रहे हैं, तो जो आपका कड है उसको आप चबा रहे हैं, तो उसको आप र्यूमिनेशन कह रहे हैं, और जो जानवर ऐसा करते हैं उनको आप र्यूमिनेंट कहते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करने वाले हैं जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, उनके हमने प्रोसेस आपको समझाए, एक बार और हम देखते हैं वो किस तरीके से घास को लेंगे और घास को जो सेल्यूलर रिच होता है उसको एक खाना शुरू करते हैं। खाने में आप देखने वाले हैं जो ह्यूमंस हैं इनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाए इस तरीके से, जो ग्रास है उनसे एनर्जी पाए। इसलिए आप देखते हैं कभी कभी जहां पर भुखमरी होती है या जहां बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है वहां ऐसा कहा जाता है कि इंसान घास खा के जी रहा है।
घास खा के इंसान नहीं जी सकता, क्योंकि उसके बॉडी में वो मैकेनिज्म ही नहीं है कि वो सेल्यूलोज से एनर्जी ले ले। साथ ही साथ जो जानवरों को, कभी कभी हम इंसान जानवरों को भी कभी रोटी खिला देते हैं और ये सारी चीजें करते हैं, हम ये नहीं समझते कि इंसानों जानवरों में अलग मैकेनिज्म है डाइजेशन का, उससे उनको अनडाइजेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि वो चीजें उनके लिए बनी नहीं है। आप सोचिए, गाय खुद रोटी बना के तो खाती नहीं है, उसको इसीलिए घास बनाया गया क्योंकि वो उसके लिए न्यूट्रिशन देता है। यहां पर एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया काम आता है, जो आपका र्यूमेन है उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो ये सारे सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है और एनिमल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे आप देखेंगे हॉर्स है या रैबिट है, ये इनके अंदर इनकी बॉडी में एक लार्ज सैक होता है, जो कहां होगा, इस सैक को आप कहेंगे सीसम या फिर सीकम कहेंगे, जो आपके ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होने वाला है। यहां आप देखेंगे जो आपके सेल्यूलोज हैं, जो फूड के अंदर रहने वाले, उसको डाइजेस्ट किया जाएगा और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बैक्टीरियाज ये काम करने वाले हैं। ये जो है बैक्टीरियाज, ये इंसानों में नहीं होते हैं, इंसानों में प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए इंसान घास खा के जिंदा नहीं रह सकता, घास से उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता। ये हमें जानना जरूरी है। अब बात आई माइक्रो या फिर जो आपके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, वो किस तरीके से खाना खाते हैं। तो आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप्स में अमीबास दिखाए जाते हैं, उनका एक रैंडम स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से आप देखेंगे कुछ भी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसमें एक सिंगल सेल होगा। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सेल्स जो है आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जिस तरीके से मकान के लिए ईंट जरूरी होती है, उसी तरीके से आपकी बॉडी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो सेल है। तो आप देखने वाले अमीबा जो है उसमें एक सेल मेम्ब्रेन रहने वाली है, साथ में आप देखने वाले एक न्यूक्लियाई होने वाला है जो काफी डेंस होगा, और बहुत छोटे छोटे बबल्स होते हैं उसके अंदर, जो अलग अलग उसके वैक्यूल्स होते हैं, जिनका अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अमीबा की खासियत यह है वो अपना शेप कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है, और ये कोशिश करेगा जैसे इसको खाना आसपास दिखता है तो एक आर्टिफिशियल इस तरीके का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर वो डेवलप कर लेगा। यहाँ पर उसको खाना दिख रहा है तो वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, जिनको आप कहते हैं सीडोपोडिया। पी यहाँ साइलेंट होता है तो इसको आप स्यूडोपोडिया पढ़ते हैं। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स। तो ये फॉल्स फीट्स या फॉल्स फिंगर्स ऐसे जनरेट करके मूवमेंट करेगा, और फूड को ये धीरे धीरे लाकर इस तरीके से कैप्चर कर लेगा और एक फूड वैक्यूल बना लेगा। जब ये फूड वैक्यूल बना लेगा तो उस फूड वैक्यूल से अब धीरे धीरे वो उसको डाइजेस्ट करेगा जूसेस सेक्रेट करके, और फाइनली वो इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करके न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा। इसके लिए भी बस हम 1 मिनट थोड़ा सा एनिमेशन और देख ले ताकि हमें और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो यहाँ पर आप देखिए जो आपके पॉन्ड्स वगैरह होते हैं वहां पर आपको अमीबा देखने मिल जाता है। यहाँ पर ये भाई साहब ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये देखिए आपके पॉन्ड्स के सरफेसेस पे इस तरीके का आपको मिलेगा, ये अमीबा होता है। इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, ये एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, अपना स्ट्रक्चर हमेशा चेंज करता रहेगा। ये एक मेम्ब्रेन देखिए, न्यूक्लियस, और जो आपके वैक्यूल्स है। अब देखिए किस तरीके से अमीबा को दिखता है कि खाना है, खाना आ रहा है, तो इसको ये कैसे पकड़ने वाला है। ये सीडोपोडियास डेवलप करेगा, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उनको डेवलप करेगा, फॉल्स हैंड्स। अब देखिए ये कैसे अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, और इस सीडोपोडिया से ये खाने को अपना पकड़ लेगा, खाने को ब्लॉक कर लेगा और धीरे से अपनी बॉडी में एसिमिलेट कर लेगा। और अब ये फूड जो है वो फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ से आप देखेंगे उसको डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, और जो बचा कुचा रिमेंट्स है वो एक्सक्रीट कर दिए जाएंगे, और ये उसका प्रोसेस है डाइजेशन का। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से डाइजेशन चल रहा है। तो हमने एनिमेशन के द्वारा समझ लिया कि अमीबा में किस तरीके से डाइजेशन होता है। अब मैंने आपको पूरी तमाम चीजें बता दी हैं, किस तरीके से वो अपना एक स्यूडो हैंड्स डेवलप करेंगे, स्यूडो फिंगर्स डेवलप करेंगे, और उसको धीरे धीरे अपनी बॉडी में एसिमिलेट करेंगे। जो बचा कुचा अनडाइजेस्टेड होगा उसको बाहर निकाल देंगे, और इस तरीके से आपका डाइजेशन होने वाला है। जो फूड उनको मिला उससे उन्होंने अपनी एनर्जी ले ली, एनर्जी रिलीज होगी और उससे वो अपने तमाम काम करने वाले हैं। इस तरीके से चाहे इंसान की बात करें, जानवर की बात करें, या फिर जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, उन सब का डाइजेशन हमने यहाँ पर सीखा समझा। हमेशा की तरह परंपरा अनुसार टेक अवेज, आज हमने इस चैप्टर से क्या सीखा ये जानते हैं। आप स्लाइड को पॉज करें, सवाल पढ़ें और उनके जवाब दें। उम्मीद करता हूं आपने जवाब लिख दिए होंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है आपका कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन स्टमक, तो आप बताइए क्या ऐसा ही है। मैंने आपको बताया था कि माउथ में स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाती है। दूसरा सवाल, टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड एंड सलाइवा, तो ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल था, बच्चा भी बता देगा, ये सही है। अब आप देखिए गॉल ब्लैडर जो है वो टेम्पररीली स्टोर्स बाइल, तो नहीं ये गलत है। गॉल ब्लैडर में ये जो आपका बाइल है वो स्टोर रहता है, वहीं से आपका ट्रांसमिट होता है।
तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स हो जाएगी। आगे आप देखिए, जो रूमिनेंट्स हैं ये आपका जो सॉलिड फूड है उसको वापस लाते हैं अपने माउथ में और उसको चबाते हैं, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। हमने पढ़ा था रूमेन के बारे में, और जो रूमिनेंट्स हैं वो क्या करते हैं इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने काफी अच्छे से एनिमेशन के द्वारा अलग अलग डाइजेशन जो एनिमल में हो उनको हमने पढ़ा, उनको हमने समअप किया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।